हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो आज हम लोग वो वर्ल्ड टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे जो कि हमारा थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था रिगार्डिंग द यूनियन लेजिस्लेचर विच इज द बिल्स। जैसा कि आपने टॉपिक में यहाँ पर देख ही लिया होगा। तो विल टॉक अबाउट द बिल्स, विल टॉक अबाउट द बिल्स और डिफरेंट टाइप के यहाँ पर बिल्स क्या होते हैं। मैंने आपको बजट के रिगार्डिंग भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मनी बिल पढ़ाने वाला हूँ तो मैं इसी के बीच में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा छोटा ही सेशन होने वाला है। आई होप सो, ज्यादा पढ़ा खींचने का कोई मतलब भी बनता नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू डिग डीप इनटू इट। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। पता है सर, आपको ट्रिपल एस सर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट के आपका यहाँ पर निकला हुआ है लाइक यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पर आपके लॉन्च हो चुके हैं। देयरफॉर यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल। एंड इट इज नॉट राइट नाउ, इट हैज बीन गोइंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, और जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आ रहा है देयरफॉर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अगर आपको कोई सिस्टमैटिक मैनर के अंदर प्रिपरेशन करनी है देयरफॉर यू कैन कंसीडर द मॉक टेस्ट। अदरवाइज यू कैन देयर लाइक मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल। पढ़ना है यार, पढ़ने से मतलब है जहां से भी पढ़ो अपने को सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट, है ना। सिलेक्शन लेके आओ, अपनी जिंदगी बेस्ट करो, कहीं से पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंसिडर करना है देयरफॉर यू कैन आल्सो कंसिडर दैट एक टेस्ट तो आपको फ्री मिल ही रहा है, तो एटलीस्ट ये वाला फ्री टेस्ट तो आप दे ही सकते हो। करना क्या, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पर ऐप डाउनलोड करना है और बाकी सब आपको पता ही है। आपको ये भी पता ही है कि जितनी भी आपके एग्जाम्स होते हैं जेएनके में, एटलीस्ट जो प्रीमियर एग्जाम्स होते हैं उस पे तो आपके ऑल जितने भी जो भी कोर्सेज वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको अफोर्डेबल रेट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, दैट इज ऑन यू। ओके, नाउ दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। अगर आप मुझे नहीं जानते therefore you can pause the video, you can check it out as well. These are the few exams which I've cracked over the years and that's it, इतना ही काफी। एक सेकंड रुकिएगा बस। चलो भाई, अब शुरू करते हैं सर आज की कहानी मेरी जुबानी। तो भैया बिल्स, बिल्स सर आपको कई प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक है अपना बिल्स नाम का। ठीक है, तो बिल्स, अच्छा मैं याद रख लूँ यहाँ पर मैं एक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिल्स बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी पेश होने से मतलब जब भी अगर प्रेसिडेंट जब इसके ऊपर साइन कर देंगे तब जाकर वो एक्ट बनेगा, उससे पहले तो बिल्स ही होंगे ना। तो कई प्रकार के आपको बिल्स देखने को मिले। मैं आपको जरा एक बताई देता हूँ हल्के से। देखो कोई भी बिल जब क्या होता है व्हेन पास्ड बाय लोकसभा, व्हेन पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा से जब क्या हो जाएगा बिल पास हो जाएगा तब जाकर वो एक्ट बनेगा। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है, दैट इज यहाँ पर एक कंडीशन आती है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, इसको अपने को नहीं भूलना। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे, दैट इज प्रेसिडेंट हैज टू साइन दिस। अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते therefore it doesn't make any sense, क्योंकि वो बिल एक्ट कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा कि एक दो जगह के ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट उसके लिए ऑलरेडी हाँ कर चुके होते हैं। अब कैसे कर चुके होते हैं, क्या होता है, पूरी की पूरी कहानी जानेंगे सर अभी। सबसे पहले सर हम देखते हैं पहला टाइप का, द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द बिल विच इज कॉल्ड एज द बिल्कुल आम वाला बिल, दैट इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल मतलब क्या, लगभग मेजॉरिटी ऑफ जो भी बिल्स होते हैं वो आपके ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आते हैं। कुछ स्पेसिफिक केस बचते हैं, कुछ एक दो केसेस में होते हैं जो आपके मनी बिल के होते हैं और एक दो केसेस वगैरह आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के वगैरह के भी आ जाते हैं। दीज आर बेसिकली हाइपर टॉपिक। आपको अगर बताऊं तो करंट अफेयर ना पॉलिटी से बहुत ज्यादा कमी आते हैं, लेकिन जब भी करंट अफेयर वगैरह से पूछे जाएंगे ना तो आपके ऑर्डिनरी बिल के ऊपर बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा अनलेस वो ऑर्डिनेंस वाला टॉपिक से रिलेट करता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो रीसेंट बजट से आते हैं, बजट मतलब मनी बिल, और या फिर आते सर आपके कोई ना कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई हो, मतलब कुछ ना कुछ चेंज किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 105th अमेंडमेंट कब लेकर आए गए, या फिर जीएसटी कब रिमूव किया गया, या जैसे जीएसटी कब लेके आए गए, या फिर ये पूछा जाता है कि ईडब्ल्यूएस कोटा का जैसे भी बहुत पॉपुलर चल रहा है। तो आई रियली होप कि मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में, आई रियली एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब के सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो करंट अफेयर आपको अगर पॉलिटी के पढ़ने से दो ही चीजें हैं, इसके अलावा आपको कहीं और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बजट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये ऑर्डिनरी, लेकिन अपने को वैसे टॉपिक के सबसे पढ़ना है, तो जरा देख लेते हैं एक बार। ऑर्डिनरी बोले तो मतलब क्या, मैं आपको बताया क्या, जनरल मतलब क्या, लगभग सारे जो भी बिल आपके इंट्रोड्यूस होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। अच्छा भैया, बिल्कुल सही बात है। तो यार इसको इंट्रोड्यूस कहां पर करना है, इसको इंट्रोड्यूस कहां पर करना है। देखो मैंने आपको बताया था क्या, लोकसभा राज्यसभा कहीं से दोनों से पास होना दोनों से पास होना चाहिए। अब कहीं पर इंट्रोड्यूस करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कौन सा है, ये तो ऑर्डिनरी बिल है, ये तो जनरल बिल है, तो इसके लिए कोई स्पेशल केस नहीं है। मतलब क्या, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, इन आइदर हाउस मतलब क्या, पहले लोकसभा में करो या राज्यसभा में करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, अपने को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। देन इट रिक्वायर्स, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अब यार ये कोई बहुत बढ़िया बढ़िया बिल तो है नहीं, ये तो क्या आपका आम बिल है। तो इसके अंदर हमने कितने सारे टाइप की मेजोरिटीज पढ़ी हैं।
अब सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और या फिर आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव तो सर मैंने आपको बताया कि कुल मिला के कितने बनते हैं, आपके 4 ही केस बनते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का आपका मतलब क्या है, देयर इज स्पेशल थिंग। तो बचा कौन सा, सिंपल मेजोरिटी। तो सर इसके पैसेज को पास होने के लिए मतलब रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी। यही सबको, ये सब चीज आपको याद रखनी है। इट रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी फॉर इट्स पैसेज, फॉर इट्स पैसेज, फॉर इट्स पैसेज। ठीक है, मतलब क्या है, यहां पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए, आइदर ऑफ द हाउस के अंदर इंड्यूस हो सकती है। दोनों हाउसेस में जब भी पास होना होगा तो सिंपल मेजोरिटी में अगर मिल गई तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर बिल है जो कि मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खास नहीं है, बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए और किसी भी हाउस में पेश हो सकता है, तो यार इतना अगर कोई खास बिल नहीं, मतलब इतना कोई लाइक इट इज नॉट वेरी वेरी स्पेशल। जैसे आपको मैंने, चलो छोड़ो आपको घुमा फिरा के क्या बताना, मैं आपको बता चुका हूं कि जॉइंट सेटिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों बिल को छोड़कर जो भी कोई आम बाकी बिल बचते हैं ना, उसके ऊपर जॉइंट सेटिंग एप्लीकेबल हो सकती है। तो सर यहां पर भी क्या होगी, बिल्कुल जॉइंट सेटिंग होगी। कौन से जॉइंट, अरे मतलब जॉइंट मतलब सबके साथ में बैठकर डिस्कशन करना। ठीक है, ओके, जॉइंट सेटिंग। तो यहां पर क्या जॉइंट सेटिंग या सेटिंग नहीं, जॉइंट सेटिंग एप्लीकेबल। फटाफट से लिख दो कि आर्टिकल नंबर इसका कौन सा है, जो कि मुझे पता लग जाए कि आप लोग लेक्चर लगा रहे हो या फिर आप लोगों को वैसे एटलीस्ट आता तो है ना। दैट्स इट। नाउ अगर ये पास हो गया, मतलब पास होने का मतलब क्या है, इफ पास्ड, मैं काम का बात कर रहा हूं, हाउसेस से अगर पास हो गया, हाउसेस से पास हो गया तो किसके पास आएगा सर, आपका प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा। बिल्कुल सही बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जैसे ही आता ना, तो सर प्रेसिडेंट के पास भी क्या है, कुछ ना कुछ पावर्स है, जिसके रिगार्डिंग हमने पहले इतनी ज्यादा बात नहीं करी थी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट के पास सर यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर्स निकल कर आ जाएंगे, 1 2 और 3। अच्छा, तो भैया आपके सामने किताब रखी है और आपको बोला जा रहा है कि सर देखो ये हमने सब कुछ यहाँ पर पास करके देख दिया, अब आप बताओ अब क्या करना है इसका। तो यार आपके पास क्या क्या पावर होंगी, सबसे पहली पावर तो क्या होगी, आप बोलोगे यार ठीक लग रहा है मुझे, मैं तो क्या करता हूँ, साइन कर देता हूँ। तो क्या करना होता है, दैट इज असेंट दे सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं। दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग। अगर असेंट दे दिया तो क्या होगा, अगर असेंट दे दिया तो क्या होगा भैया, जो भाई साहब अभी तक बिल कहलाया जा रहा था, अभी तक जो डिस्कशन था, डिबेट था, ऑन टेबल चीज थी, अब वो क्या हो जाएगी सर, वो एक्ट बन जाएगा। तो बिल विल बिकम एक्ट एज सुन एज द प्रेसिडेंट असेंट्स द पर्टिकुलर बिल और प्रेसिडेंट साइंस अ पर्टिकुलर बिल। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अगर प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं यार कुछ तो झोल है, मैं क्या करूं, मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, एक काम करो इसमें ये कुछ चेंज करके लाओ, ये ना मुझे ये चीज सही नहीं लग रही, तो क्या प्रेसिडेंट वापस कर सकते हैं, बिल्कुल वापस कर सकते हैं। किसको, ऑर्डिनरी बिल को वापस कर सकते हैं। इट कैन रिटर्न इट, वापस बोल सकते हैं कि रिकंसिडरेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपका भेज रहा हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, आर्टिकल 74 याद करने की कोशिश करो। एक अमेंडमेंट लेकर आई गई थी, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बाद आई थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। उसमें बोला गया था कि भैया प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड करते हैं क्या कहते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर, और अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो वो एक बार वापस कर सकते हैं। तो समझो, ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो कि ये भी सर सदनों में कौन है, मेजोरिटी के अंदर कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इन मेजोरिटी। सर यही लोग क्या कर रहे हैं, आपके कोई ना कोई बिल पेश करके भेज रहे हैं। तो सर वही वाली अगर एनालॉजी को हम अप्लाई करने की कोशिश करें, वैसे ये डायरेक्टली लिंकेज नहीं है इसका, लेकिन अगर हम अपना थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो सर यहां पर भी मैं लिख सकता हूं ना कि सर यहां पर भी क्या होता है, ओनली वंस, मतलब रिटर्न तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार कर सकते हैं। अगर एक बार से ज्यादा वापस, देखो मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, एक बिल बनाते हैं सर, एक बिल बनाते हैं, बिल में ये बोलता है कि सर जितने भी बेरोजगार लोग हैं पर्टिकुलर स्टेट में, फॉर एग्जांपल जेएनके मान लो, पंजाब मान लो, या हरियाणा मान लो, या फिर राजस्थान मान लो, अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी आपको पता होगा, है ना, अभी काफी सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिगार्डिंग बात हो रही थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सभी के सभी स्टेट्स के अंदर क्या बोल जाएगी, सभी के सभी लोगों को हमें जॉब देनी है, दैट्स अ बिल। ठीक है, अब यार ये सब हाउसेस से कहीं ना कहीं पास हो गया, पर गया प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, गया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास जाते ही प्रेसिडेंट ने बोला यार ये तो बहुत झोल है, क्यों, क्योंकि बाकी सब लोग जो तैयारी करके कंपीट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, और उन सबके साथ क्या होगी, नाइंसाफी होगी कि इनको तो भैया बिना मेहनत करे यहाँ पर जॉब मिल रही है, मतलब क्या बिल्कुल फ्री फोकट में, जो घर में आराम से बैठा जो तैयारी नहीं भी कर रहा उसे भी यहाँ पर जॉब दे दो, विच इज रॉन्ग, है ना, विच इज रॉन्ग। यू हैव टू फाइट फॉर इट। आपके राइट जरूर है, लेकिन यू हैव टू फाइट फॉर इट, एंड देन यू आर लाइक जो भी बेस्ट कैपेबल स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट इट, राइट। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये तो सर झोल है, तो ऐसा करते हैं इसके अंदर से ये सब वाला क्लॉज हटा दो। वी कैन डेफिनेटली कंसिडर सम पॉइंट्स, आपके कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा वाला नहीं है कि मतलब सबको यहाँ पर बांट रहे हो ऐसे करके, वो सब काम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ करके। तो अगर ये वापस भेजते हैं, उसके बाद हाउसेस कुछ भी चेंज नहीं करते, 1% चेंज नहीं किया, जो प्रेसिडेंट ने बोला उसका 1% चेंज नहीं किया, एज इट इज उठा के इनको वापस दे दिया,
तो प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकते बिल। तब प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, असेंट देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास कोई और जुगाड़ बचता ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? प्रेसिडेंट जो रिकमेंडेशन देंगे वो मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वो माने या ना माने वो अपने हाउसेस के रिगार्डिंग बात है, ऐसा करें, ठीक है। अच्छा यार, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ और भी तो होना चाहिए ना, बढ़िया वाला सिस्टम। तो बिल्कुल यार, बिल्कुल है बढ़िया वाला सिस्टम सर। एक होते हैं सर, इनके पास होती है पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं इसे? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा वैसे पता है इसको ना, ये नाम का ज्यादा यार की जरूरत नहीं है। पॉकेट वीटो ही ज्यादातर पूछते हैं आपको वीटो वीटो के टर्म्स में। अदरवाइज रिटर्न करने को बोलते हैं सस्पेंशन वीटो, ठीक है। और असेंट वाले को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एब्सोल्यूट वीटो। तो काफी सारे नाम होते हैं सर इसके, लेकिन ये सब ना पूछते नहीं पेपर में, ठीक है। मतलब कोई तोप वाले में पूछेंगे आपके एग्जाम में, जो जिन एग्जाम्स की तैयारी फिलहाल के लिए आप कर रहे हो, जो रिसेंट एग्जाम आपके आने वाले हैं, उसमें नहीं पूछने वाले, ठीक है। पॉकेट वीटो डेफिनेटली पूछ सकते हैं सर। एक होती है इनके पास पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या हो गया सर? पॉकेट बोले तो जेब। तो एक काम करता हूं ना, ये जो आपने पन्ना मेरे को भेजा था ना, पन्ना कि सर इसके ऊपर साइन कर दो, है ना, ये जो पेज भेजा था मेरे को, इसको सर मैंने फोल्ड करा और इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, अपनी जेब में डाल दिया। आई हैव यूज्ड, आई हैव पुट इट इन माय पॉकेट इटसेल्फ। अब आप क्या कह रहे हो कि सर हमने आपको कुछ भेजा था, आपको याद है? हाँ यार, हाँ, पता नहीं कहाँ रखा है, याद नहीं है, मिल नहीं रहा, समझ रहे हो? मतलब उठाकर आपने जेब में डाल दिया, और आप भूल गए कि किस जेब में था, जानबूझकर भूल गए कि आप किस जेब में था। एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर, जो भी वो कह रहे हैं ना कि हाँ भाई आपने भेजा था, याद है यार, पता नहीं यार कहाँ आया कि नहीं आया, मतलब आपने इग्नोर ही कर दिया उस पूरे टॉपिक को। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉकेट वीटो। मतलब क्या है? इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइटली डिले, इनफाइनाइट टाइम तक आपने क्या डिले कर दिया, और ये अज्यूम कर लिया जाता है लोकसभा राज्यसभा से कि भैया ये तो सर इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आने वाला, इसको तो भूल ही जाओ। दैट इज कॉल्ड एज अ पॉकेट वीटो। क्या सर कभी इसका इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल सर इस्तेमाल हुआ है। कब हुआ सर? ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1985 के अंदर आपका ये यूज किया था। एक इनके पास एक बिल आया था जो कि था आपका पोस्टल एक्ट के रिगार्डिंग। तो सर उस बिल को उठाकर, पोस्टल एक्ट के रिगार्डिंग था, जो कि अल्टीमेटली बाद में बन गया, तभी इसको मैंने एक्ट लिखा है, इसके रिगार्डिंग था, उन्होंने उठा के जेब में डाल दिया था और उन्होंने उसके बाद कोई आंसर ही नहीं किया। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डिनरी बिल। द हाईलाइटिंग पॉइंट हियर इज, जो कि आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक सर आपको याद रखना है सिंपल मेजोरिटी, एक रखना है आपको आइदर ऑफ द हाउस, एंड यहाँ पर देखना कि यहाँ पर पॉकेट वीटो की पावर भी आपको देखने को मिल जाती है विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको, अच्छा जॉइंट सेटिंग एप्लीकेबल इज आल्सो देयर, है ना, ये भी आपका एप्लीकेबल। एक्चुअली सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। All right, now let's come to the second one, which is called as the money bill. सर सारा सारा खेल पैसे का है सर, ठीक है। तो मनी बिल इज हियर। ऑल राइट, सो मनी बिल इज बेसिकली, देखो क्या बोला जाता है कि जो भी चीजें आर्टिकल नंबर 110 के अंदर लिखी हुई हैं, उसके रिगार्डिंग कोई भी बिल आया तो सर उस बिल को अपन लोग क्या कहेंगे, उस बिल को अपन मनी बिल बोलेंगे। अब इसके अंदर सर क्या लिखा है आर्टिकल 110 के अंदर? टैक्सेस के बारे में मेंशन किया हुआ है, सैलरीज के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, लोन्स के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, जुडिशरी के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, लेकिन सबके बारे में पैसे से रिलेटेड जो भी चीज है ना, वो यहाँ पर मेंशन किया है। मतलब क्या है? जुडिशरी में कितना खर्चा हो रहा है ना, केसेस वगैरह हो रहा है, उसके अंदर खर्चा कितना हो रहा है, इंडिया ने कितना लोन बाहर से लेना है या कितना लोन किसी पर्टिकुलर देश को देना है, ये सबके सब मुद्दे क्या है आपके, ये आपके हो गए। टैक्सेस एंड सैलरी, आई थिंक ये आप समझ ही जाओगे। मतलब क्या है? जो भी आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन की हुई चीज है उसको बोलते हैं मनी बिल। एक और होता है सर फाइनेंस बिल करके, एक और फंडा सा होता है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बिकॉज इट विल मेस अप योर क्या कहते हैं आपका जो कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता ही है सर, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, पीछे वाले में क्या लिखा था? कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन कौन सी सभा? लोकसभा सर, लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो साथ में लिख सकते हो आप लोग, चलो लिख देता हूं यहाँ पर। लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़िया। देन आपको पता है सर, एक इंसान, अब आप सबके फटाफट लिखते रहो, कौन सा इंसान ये बताता है, कौन सा इंसान ये बताता है, डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और इट्स अ सम काइंड ऑफ अदर बिल। मतलब कोई ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, या कौन बताता है? इट डिसाइड्स वेदर इट्स मनी बिल और इट्स एन ऑर्डिनरी बिल, और या कुछ और बिल है आपका। कौन इंसान होता है? फटाफट से लिख दो यहाँ पर, फटाफट से लिख दो, सब के सब, मतलब आपको पता ही है। देन इट रिक्वायर्स, शायद मैंने आपको ये नहीं बताया था, तो ये आपको बताता हूं। इट रिक्वायर्स, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है सर इस बिल को?
इस बिल को क्या कहते हैं आपका पैसेज के लिए ये चाहिए होती है सर आपकी सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर मनी बिल काफी स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशन आ गई तो इसलिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मनी बिल इज रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी इटसेल्फ। नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो रियल पावर्स जो है ना मनी बिल के रिगार्डिंग वो किसके पास है? लोकसभा के रिगार्डिंग है। क्यों होती है? अगेन उस सोच में फालतू में नहीं जाना, बस समझो उसका भी एक लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बट चलो रहने देते हैं फिलहाल के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि मनी बिल क्या है आपका? मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा के पास क्या होती है? रियल पावर्स होती है। आप जितना भी हमने बोला कौन डिसाइड करता है लोकसभा का, मैं लिखिए देता चलो, स्पीकर डिसाइड्स। स्पीकर भी कहां से आते हैं सर? आपके लोकसभा से आते हैं। लोकसभा ही क्या करती है? के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। सिंपल मेजोरिटी लोकसभा के अंदर आपको चाहिए, मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे बात? मतलब क्या सब कुछ रियल पावर्स आपकी लोकसभा के पास है। वेयर इज राज्यसभा? यार राज्यसभा को रोल ही नहीं है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। राज्यसभा हैज नो रियल पावर्स, नो रियल पावर्स ऑन मनी बिल। मनी बिल के ऊपर सर कोई रियल पावर होती ही नहीं है। मतलब क्या हो गया सर? देखो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में पेश नहीं होगा, राज्यसभा में बिल्कुल पेश होगा, राज्यसभा के अंदर बिल्कुल क्या होगा? पेश होगा, लेकिन कांट रिजेक्टेड। राज्यसभा कांट रिजेक्टेड। राज्यसभा के पास मतलब क्या है? कांट रिजेक्ट दिस बिल। ये बिल को सर रिजेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हो गया सर? देखो क्या है ना, राज्यसभा के पास ये बिल जाएगा, लोकसभा सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद क्या जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा को अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो क्या करेंगे सर? ये देंगे सर रिकमेंडेशन। क्या देंगी सर? रिकमेंडेशंस फॉर ऑन दैट पर्टिकुलर बिल टू होम? रिकमेंडेशंस टू लोकसभा, कि देखो हमारे हिसाब से ये सब चेंजेस कर लोगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर बन जाएगा। ये आप देख सकते हो ऐसा करके, या रिकमेंडेशन दे दी कि यार ये हमें सही नहीं लग रहा, व्हाटएवर स्टफ इज देयर। लेकिन ये रिकमेंडेशन सर बाइंडिंग है कि नहीं है? नॉट बाइंडिंग एट ऑल। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुमसे कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा क्यों नहीं मानना। इनफैक्ट फॉर द मैटर, अगर 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 इन्होंने मान लिए, मान लो कुछ बोला कि इसमें कुछ चेंज वगैरह करने हैं, अगर लोकसभा ने मान लिए चेंज, नॉट बाइंडिंग है, मैं मान लेता हूं कि या फिर नो या फिर यस, दो केस बनेंगे ना। मतलब रिकमेंडेशंस को मान लिया या रिकमेंडेशन को नहीं माना। अगर रिकमेंडेशंस को मान भी लिया तो मानने के बाद देखो क्या होगा, एक आपका कुछ पेज था, मैंने यहाँ पर कुछ 10 लाइन लिखी हुई थी, आपने बोला यार मुझे ये लाइन पसंद नहीं आ रही, तो आपने क्या बोला कि सर ऐसा करो इस लाइन को उठाकर चेंज कर दो। तो मैंने इस लाइन को चेंज कर दिया। अब ये लाइन कुछ थी यहाँ पर और मैंने इस लाइन को हटा ही दिया, अब नाउ इट इज नॉट एक्जिस्टिंग एनीमोर। तो अब मुझे वापस आपके पास इसको क्रॉस चेक कराने के लिए नहीं भेजना। मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने चेंज कर दिया यार, तुम टेंशन मतलब मैंने चेंज कर दिया, बस क्या चेंज करें क्या नहीं करें इसके ऊपर कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है लोकसभा को। यानी कि दोबारा से रिकमेंडेशन के बाद, अगर यस होने के बाद क्या बोलते इसको, रिकमेंडेशन के बाद ये एक मिनट जाओ क्या बोलते हैं मतलब, हाँ री इंट्रोड्यूस नहीं होगा इन लोकसभा इन राज्यसभा, री इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा नहीं होगा। फिर कह लो कि इसकी वापस हमें यस और नो इसका आगे कोई सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज आल्सो देयर। तो पहली बात तो समझ में आ गया आपको कि लोकसभा के पास कहीं ना कहीं पावर है। एक तो ये वाला केस बन गया। अगर मान लो लोकसभा ने बोला कि हम तो तुम्हारी बात नहीं मानते, नॉट बाइंडिंग है ना, हम तो नहीं मानते, तो नहीं मानते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास माना जाएगा। इनफैक्ट अगर राज्यसभा बोलेगी कि भैया अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, तो इनके पास एक और प्रोविजन है कि मैंने क्या लिखा आपको, राज्यसभा हैज नो रियल पावर्स ऑन मनी बिल। इसका मतलब क्या है सर, अगर 14 डेज तक, ये प्रोविजन है, अगर 14 डेज तक कोई जवाब नहीं आता, एक मिनट थोड़ा सा इंग्लिश खराब सी होगी, यहां लिख देते हैं। हाँ, इफ राज्यसभा doesn't respond in 14 days, doesn't respond in 14 days, then the bill is supposed to be passed। समझ रहे हो? 2 हफ्ते के अंदर सर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो तुम्हारी हाँ है ना, क्या ही लॉजिक हो गया। तो 2 हफ्ते में अगर जवाब नहीं आया तो तुम्हारी हाँ ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, भैया आपको पता है कि हमारे अब जैसे मर्जी करके ना, हमने राज्यसभा के पास कोई रियल पावर तो थी नहीं, हमने 14 डेज के अंदर सर उसके मतलब पास करा ही दिया, सिंपल सी बात है। लोकसभा से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, राज्यसभा में सर ऑटोमेटिकली पास है, सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट ही होती है, वो भी सर वहां पे पैसेज भरा जाएगा। लेकिन सर कौन रह गए? प्रेसिडेंट रह गए। अब इंटरेस्टिंग पोर्शन यहां पर ये आता है कि प्रेसिडेंट भाई साहब जो भी यहां पर आपके बैठे हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा? इनके पास 3 ऑप्शन हमने पहले पढ़े थे, इनके पास ये वाले ऑप्शन है ही नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन के पास बच गया है, विच इज असेंटिंग द बिल।
असेंट ही करना पड़ेगा सर, इन्हें असेंट ही करना पड़ेगा। अब सर आप बोलोगे सर ये क्या मजाक चल रहा है, असेंट ही क्यों करना पड़ेगा? रिमेंबर, देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। भैया जो बिल पेश किया जा रहा है ना, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर ही पेश हो रहा था। तो सर प्रेसिडेंट ही बाद में सारा काम खत्म हो गया, अब प्रेसिडेंट ही बोले यार यार मेरा ना मुझे सही नहीं लग रहा है बिल। अरे भाई तुमने तो रिकमेंड किया था और तुम यहाँ पर अल्टीमेट धोखा दे रहे हो, तो ये तो काम खराब हो जाएगा ना। इसलिए सर यहाँ पर क्या है, ही मस्ट गिव हिज असेंट। रिटर्न का सर कोई चांस है ही नहीं। और सर मौके बीटो की सर तो बात ही भूल जाओ, दैट इज द केस विद इट। ठीक है, याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल टुगेदर। ठीक है, मैं अभी करके हल्का सा थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं इस टॉपिक को। ये काम करते हैं, एक और बिल पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको आपको मैंने बजट के बारे में थोड़ा सा बताना है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको बोलते हैं सर हमारा संविधान संशोधन बिल, जिसको बोलते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अरे यार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये थोड़ी सी पीछे ना कुछ आपको आवाज सी आ रही होगी, जस्ट लीव दैट, है ना, इग्नोर करो इसको। आई होप इट इज इग्नोरेबल। ठीक है, ये सर आपका क्या रहता है, आपका आर्टिकल नंबर 368। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इनफैक्ट मैं आपको जो पहले लेक्चर्स लिए थे, जब फंडामेंटल राइट्स और हमने वो फर्स्ट वाले बेसिकली पोर्शन हमने कवर किया था फॉर वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स, तो वीएलडब्ल्यू एग्जाम तक वहीं तक आना था। तो वीएलडब्ल्यू एग्जाम के अंदर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, काफी सारे टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग कई बार जिक्र भी किया था, मैं आपको वहां पर भी इंफॉर्मेशन दी थी। तो जिन लोगों ने वहां सेक्शन लगाए थे उनके लिए तो रिवीजन हो जाएगी। क्या बोला था? सिर्फ पहली पॉइंट तो ये बोला था कि हमने क्या बात समझते हैं कि कहां पर पेश हो सकता है। तो याद रखना, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस, इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस। दोनों हाउस में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों से ही क्या होना चाहिए, पास होना जरूरी है। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, थोड़ी सी ज्यादा आवाज आ रही है। ओके चलो भाई, नाउ कम्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस, ये तो हमने पॉइंट देख लिया। अच्छा, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है सर? सर ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से यही एक है, दैट इज इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी सर देखो, आप संविधान को ऐड करने की बात की जा रही है सर, सॉरी संविधान को अमेंड करने की बात की जा रही है, मतलब संविधान के अंदर कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है सर। ये तो मतलब कोई स्पेशल चीज होगी ना, तभी तो चेंज कर रहे हैं। क्या रखना, इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी फॉर इट्स पैसेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एंड बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, वेरी गुड। नाउ राज्यसभा के पास क्या इक्वल पावर्स हैं कि नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन तो यही आता है ना, लोकसभा के पास तो पावर होंगी, तो सर यहां पर आपको राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर्स देखने को मिलेंगी। मतलब क्या है सर, जिस तरह से उनके पास पावर थी, जैसे पहले पावर थी, वैसे यहां पर आपको देखने को जाती है। इनफैक्ट असल में पिछले वाले में लिखना भूल गया हूं, पर मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा भी दिया था। तो याद रखना सर, यहां पर ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल नहीं होती। मनी बिल के अंदर भी ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल नहीं होती, यहां पर भी ज्वाइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल नंबर 108 के अंदर आपकी मेंशन की हुई है, दिस इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल, यहां पर आपकी एप्लीकेबल नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर पास हो गया, इफ पास्ट अगर पास हो गया, तो सर प्रेसिडेंट के पास भी कोई खास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि सर देखो जब भी बात आती है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, तो सर यहां पर पार्लियामेंट को काफी सारा छूट मिली हुई है। आप सिटीजनशिप के रिगार्डिंग देख लो, आप कहीं और प्रोविजन देख लो, हर जगह आप देखोगे कि क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दी हुई है, क्योंकि वो लॉ मतलब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक लॉ ओनली ना, तो बेसिक लॉ को अमेंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास भी यहाँ पर क्या होता है, काफी सारा कम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट, प्रेसिडेंट, चल छोड़ो यार इतना भी क्या लिखना, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं असेंट, बाकी दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होते। असेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आउट देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी सर कई प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, कई प्रकार मतलब ऐसे 2-3 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। एक तो हो गया सर आपका नॉर्मल वाला, दिस इज द नॉर्मल वन, जो कि आपका यहाँ पर ये आपका मेंशन किया हुआ है। सर फर्दर इसके क्या होते हैं, आपके 2 केस देखने को मिलते हैं। तो केसेस कैसे बनाओ, एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये तो आपका नॉर्मल केस आपका हो गया। इसके बाद कुछ एक केस आपका और बनता है। इस एक केस में क्या होता है कि जो भी ऐसा कोई बिल आ रहा होगा जिससे स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अंदर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तो उस केसेस में सर ये जो आपको पूरा का पूरा ये जो प्रोसीजर आपने ऊपर देखा, ये तो सर प्रोसीजर होगा ही होगा। इसके बाद इसके साथ ही साथ एटलीस्ट 50%, यानी कह दो आप हाफ ऑफ द स्टेट्स से भी, स्टेट लेजिस्लेचर से भी, मतलब क्या है
सर आपने सेंट्रल यानी कि सर अपने पार्लियामेंट, आपने संसद में तो पास करवा दिया उस बिल को, लोकसभा से राज्यसभा से आपने पास करवा दिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर से या फिर कह लो यूनियन लेजिस्लेचर से तो आपने पास करा दिया, लेकिन आपको स्टेट लेजिस्लेचर से भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। एटलीस्ट आधे स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है उनको पास कराना पड़ेगा। ऐसे क्या होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं, मतलब दीज आर सम केसेस, ऐसे लिखता हूं सम सीएए बिल्स, सम सीएए बिल्स के लिए आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। एग्जांपल बताओ सर, समझ नहीं आ रहा। देखो एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा जीएसटी बिल के नाम के बारे में सुना होगा, विच इज नाउ एक्ट। देखो जीएसटी बिल क्या कहता था कि टैक्स जो होता है ना, टैक्स सिस्टम जो था उसके अंदर चेंज कर रहा था, और ये कोई नॉर्मल लाइक मतलब ऐसा नहीं कि यूनियन लेवल का कोई टैक्स है उसे खाली चेंज कर रहा है, ये स्टेट लेवल के भी टैक्स का जो सिस्टम था ना उसे चेंज कर रहा था। तो इसीलिए यहां पर क्या किया गया कि जीएसटी के अंदर बोला गया कि भैया देखो जीएसटी कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर में पंगे ले रहा है, और हमारे पास तो क्या इसकी पावर है, देखो फेडरल स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि यूनियन लिस्ट विल टेक कंसीडरेशन टू द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट ओनली, स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट का देखेगी, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होगा सर, दोनों देखेंगे एक दूसरे का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मतलब क्या, अगर यूनियन क्या हो रहा है, स्टेट में इंटरफेयर कर रहा है, किसी मुद्दे में इंटरफेयर कर रहा है, तो सर स्टेट की भी हाँ होनी चाहिए, स्टेट की भी हाँ होनी चाहिए सर, बिना हाँ की जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो आप। तो एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स पास करेंगे along with these things, ये तो आपकी चीजें रहेंगी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, और सर यार अपना स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जब पास कराना ना, तो सर यहां पर भी क्या आपकी, इधर भी आपकी स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है, दैट इज आल्सो द केस विद इट, ठीक है ना। एक केस आपको और देखने को मिलता है, यार मैंने आपको अभी बोला क्या कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा जहां पर स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही, लेकिन यहां पर आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये क्या है सर, ये है आपका आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 3 के अंदर कोई भी चेंजेस किए जा रहे होंगे तो सर उस केस में आपको चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। इफ यू गाइस कैन रिमेंबर दैट, तो मैं बोल सकता हूं कि सर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट क्या बोल रहा हूं, हाँ सॉरी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट तो आर्टिकल 2 था, चेंज ऑफ एरिया बाउंड्री नेम, वो जो सिस्टम था ना हमारा, उस केस में आपकी सिंपल मेजॉरिटी आती थी, आर्टिकल नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार जाके वापस जाके उस सेशन को जरूर देखना, आपको थोड़ा सा अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट फटाफट से आ देते हैं सर, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाफट से देख लेते हैं सर। आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल 112 सर, आर्टिकल में 112 के अंदर प्रॉपर जैसे मेंशन किया हुआ है यूनियन बजट के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ये बजट के रिगार्डिंग प्रॉपर डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि कैसे होता है, क्या पास होता है, व्हाटएवर स्टफ इज देयर। बिल्कुल हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बिल्कुल ऊपर से देखना है चीजें, लेकिन ठीक ठाक, मतलब इतना भी ऊपर नहीं देखना, पूरा देखना है। पहली बात तो सर यहां पर सर लिखा हुआ है बजट वर्ड, सर ये बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, बजट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बजट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनलोड करके देखो और सर्च बार फिल्टर लगा दो और बजट सर्च करोगे, बजट आपको वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम है सर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो है, इसका नाम होता है AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऐसे बहुत सारे वर्ड एक्चुअली ना, ये एक खाली वर्ड नहीं है। जैसे आपको बताऊं मैं, जुडिशियल रिव्यू जैसा कोई वर्ड नहीं है ना, फेडरल जैसा कोई वर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रियल नेम ऑफ इट, बहुत ही बढ़िया। क्या काम है सर इसका, मैंने को बताया था क्या स्टार्टिंग में सर, पेज जब किया रहता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। ये सर किसकी है, प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि सर वो क्या करें, इसे क्या कराएं, पेश कराएं। मतलब क्या है, टू इंश्योर इट्स रिप्रेजेंटेशन, to ensure its representation। I think इसके रिगार्डिंग तुम लोग आई थिंक कितनी बार बात कर चुके हैं, आई थिंक वी हैव रिपीटिंग फॉर आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, प्रेसिडेंट का काम होता है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर लेकर है। वेरी गुड। इसे पेश कौन करता है सर, इसे पेश कौन करता है, देखो जब भी ना बजट पेश होता है ना, अगर आप वैसे भी देखोगे बजट सेशन के दौरान भी, तो यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट पेश होते हैं। एक सर होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, एक होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, और सर दूसरा होता है सर, उसे बोलते हैं अपन यूनियन बजट। एक्चुअल में 2 डॉक्यूमेंट पेश होते हैं, एक होता है यूनियन बजट और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है सर, ये होता है लास्ट ईयर एनालिसिस, पिछले बार जो बजट वगैरह मिला था, सब कुछ किया था हमने, पिछले साल लास्ट में कितने खर्चे करे और कितना कुछ हमने किया है, क्या क्या हमारा स्कोप था, वो सब कुछ, मतलब ये लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर दिखाता है गवर्नमेंट ने कहाँ का काम किया। और सर इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो पिछले साल हमने ये काम किया था, तो ऐसे इस बार भी उतना काम तो करेंगे, उससे ज्यादा ही काम करेंगे, तो सर इतना पैसा हमको दे दो, इतना पैसा हमको दे दो। मतलब क्या है, पिछले साल का दिखाकर इस साल का पैसा लिया जाता है, एक काइंड ऑफ इट इज काइंड ऑफ अ फोरकास्टिंग दैट बेसिकली हैपन, ऐसा करके यहाँ पर होता है। पास में आ रही है? अच्छा, इसे पेश कौन करता है सर, इसे पेश कौन करता है, हु पेशेस, तो प्रेजेंटेड बाय, देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो ये मेक श्योर करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट कौन करता है, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सर ये कोई ना वित्त मंत्री जो होते हैं सर, ये ना कोई मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सर ये कन्वेंशन बना रखा कि फाइनेंस मिनिस्टर इनको यहां पर क्या करेंगे, आपके पेश करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। अगर ये बता दूं सर, इसके बारे में बहुत खासियत है, अगर ये बजट फेल हो गया, अगर ये बजट मेजॉरिटी ना मिल पाई और ये पास ना हो पाया,
सर ये क्या होता है, सरकार गिर जाती है। आपको पता है, मैं आपको बताया था कि अगर एनसीए मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। सेम केस है सर, अगर यहाँ पर ये बिल पेश नहीं, मतलब ये जो बिल आपका पेश हो रहा है, अगर ये पास नहीं हो पाए तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। देयरफॉर सर इतनी ज्यादा हॉट होता है और इतनी ज्यादा हॉट न्यूज आपकी देखने को मिल जाती है जब भी ये बजट आता है सर, काफी सारा मतलब परेशानी से आ जाती है, ठीक है, ऐसे करके। खैर, इस बजट में सर आपको देखने को क्या मिलता है, जब सर आपको एक दो चीजें सर आपकी होती है, एक होता है सर आपका एक्सपेंडिचर और एक होती है आपकी इनकम। इनकम, ठीक है, एक होती है एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका इनकम। वैसे तो ये इकोनॉमी में आपने पढ़ा ही होगा, तो मैं जरा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस टॉपिक को। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको इकोनॉमी में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं सॉरी, मैं नहीं, सॉरी मैं भूल गया, मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, ये आउट ऑफ का रहता है ना, वैसे मैं पढ़ाता हूँ लेकिन अभी नहीं। ओके, चलो कोई नहीं यार, इसको साइड रखते हैं। क्या है आपका अप्रोप्रिएशन बिल। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, और इनकम को बोलते हैं फाइनेंस बिल। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस फाइनेंस बिल विद द अदर फाइनेंस बिल एग्जिस्टिंग, ठीक है, वो एक अलग फाइनेंस बिल है, ठीक है। ठीक है, इनकम का मतलब क्या है, जितना भी आप रेवेन्यू, आप देखो एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं जगह पर जाकर खर्चा करोगे। अब उस खर्चा तो करोगे आप, उस खर्चे से कुछ ना कुछ इनकम भी तो होगी। ऐसा थोड़ी कि सारा सारा सोशल बेनिफिट में डाल रहे हो, सबको पैसे बांट के आ रहे हो, वो तो नहीं कर रहे ना आप। यू आर क्रिएटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करोगे, अगर आप रोड वगैरह बनाओगे तो सर रोड वगैरह से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह काफी अच्छा होगा। मतलब क्या है, जो अगर रोड ट्रांसपोर्ट काफी जरा अच्छा होगा तो आपको पता है, चलो सिंपल छोड़ो, अगर आप बहुत अच्छे हाईवे बन जाते हैं तो क्या होता है, हमें टोल लगा देते हैं, टोल से क्या होता है, कुछ ना कुछ इनकम होती है ना, ऐसे करके। तो समझो ये सिस्टम है। एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं आप करेंगी सरकार, कहां कहां पर एक्सपेंडिचर करने वाले हो, और उससे कहां कहां की क्या होगी, आपकी इनकम जनरेट होगी, एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा। ये दो बिल यहाँ पर क्या होते हैं, पेश किए जाते हैं, समझ रहे हो ये। तो ये यूजुअली जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, सॉरी मार्च के बीच में तक ये आपका निकल के आ जाता है। अगर ये दोनों के दोनों बिल मतलब कि आपके पास हो गए, अगर पल पाओगे पास हो गए तो सर इससे बनता है सर, अच्छा पास में क्या चाहिए, आपकी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, है ना, मनी बिल वाला केस, सिंपल फंडा है आपका। देखो अगर अप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि आपने क्या करना है, आपको खर्चा करना है, अप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाता है तो उसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट बोलते हैं। और ये अप्रोप्रिएशन एक्ट वाला जो पन्ना है ना, इसे दिखाकर आप, ये सरकार क्या होती है, कहां पर जाती है, ये जाती है सर आपकी CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 266 यानी कि 266 के अंदर आपका मेंशन किया हुआ है, यहां पर जाएगी और बोलेगी देखो भैया हमें वो मिल चुका है, इट इज काइंड ऑफ अ चेक, इट इज काइंड ऑफ अ चेक, ये आप लेकर जाएंगे और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली आपको CFI से जो भी अलॉटेड फंड था, ये आपका फंड जो आपको चाहिए था, जितने भी 1000 करोड़ लाख करोड़ जो आपको चाहिए थे सर, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दिस इज द केस विद द यूनियन बजट ऑल टुगेदर, ठीक है। पेश कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। सर सबसे पहला बजट जो था वो पेश कब किया गया, सबसे पहला बजट जो पेश किया गया सर, वो हुआ था आपका 26 नवंबर 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। 26 नवंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर को हम कुछ और भी मनाते हैं अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, लेकिन वो 1949 को हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं सर, बताना, मेंशन करना, ठीक है। 26 नवंबर 1947 सर, ये थे उस टाइम पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आई थिंक पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में, पर नोट कर लो हल्का सा, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। इनका नाम है सर आपका आर के शनमुखन चेट्टी, R.K. शनमुखन चेट्टी, ठीक है, R.K. चेट्टी याद रख लो, आप पेपर में देख के आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फीमेल कौन सी थी सर, ये थोड़े क्वेश्चन ऐसे गंदे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। फर्स्ट फीमेल वाज इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल वाज इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी जो थी, ये थी आपकी जिन्होंने पेश किया था। सेकंड वाज निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, 2019 में पेश किया। अच्छा, इंदिरा गांधी जी का बता दूं पहली बात, ये सर बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इंदिरा गांधी जी वाज पीएम, ये सर 1970-71 के आसपास की बात है सर, वो पीएम भी थी, प्लस सर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की वो क्या थी, हेड भी थी। तो सर ये मतलब काफी डाइसी सिचुएशन थी, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, लेकिन सर ऐसा देखने को मिला कि बीइंग अ पीएम वो दे आर, ये क्या कर रही है आपका मतलब बजट क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके खिलाफ जनता पार्टी ने बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, मोदी देसाई काफी नाराज वगैरह भी हो गए थे, दैट इज आल्सो द केस विद इट, पर खैर उसके अंदर हम लोग नहीं ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दीस पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड ऑल, दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो बजट वाली टर्म है ना, ये यूज की गई थी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर दैट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, देयरफॉर आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू डेप्थ। रिलेट करना सीखा करो, पर मेरे पास एक टाइम लिमिटेशन होती है, देयरफॉर मैं ज्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जब तक ना यार देखो, मैं आपको बताया था जनवरी से लेकर शुरू होता है प्रोसीजर, और ये मार्च तक चलता है, और कभी कभी तक ये अप्रैल तक भी जा सकता है, अप्रैल तक भी जा सकता है। अब यार अगर अप्रैल तक पहुंच गया तो आपको पता है कि सर अप्रैल में तो क्या होता है, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। मान लो सिर्फ 15 अप्रैल तक ये मुद्दा चल रहा था, तो 1 से लेके 15 अप्रैल तक सर खर्चा कहां करेंगे, कैसे खर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि पिछला पैसा जो यूज हो रहा था सर वो तो खत्म हो गया 31 मार्च तक, अब सर ये नया वाला पैसा है, तो सर अब क्या करें सर, अब क्या करें। तो सर क्या होता है, यहाँ पर एक टर्म आती से बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट, एक्चुअली कई सारी इससे और भी चीजें रिलेट करती हैं, कोई नहीं आपको बताता हूँ, वोट ऑन अकाउंट। अब ये क्या फंडा है सर, देखो कि बात मुझे बताओ, अगर मान लो
4 साल पहले बजट था 100 रुपए, फिर आपने 2 साल पहले बजट था 120 रुपए, फिर बजट था सर आपका 130 रुपए, काइंड ऑफ 135 कर लो, एक कर लो, या फिर 121 कर लो, ऐसे कर लो। मतलब ये आपका एवरेज बजट है इन द लास्ट 5 ईयर्स, है ना। तो अब ये तो देखोगे ना यार कि हर बार बजट जो हो रहा है वो 100 रुपए तो आ ही रहा है। उस कभी कभार 121 हो गया, कभी कभार 135 हो गया, कभी कभार 130 हो गया, 120 हो गया, 100 हो गया। मतलब क्या है, 100 से तो ऊपर ही चल रहा है, एटलीस्ट 100 छोड़ो, चलो 90 से तो ऊपर ही है, 90 से तो ऊपर ही है। मतलब क्या है, बजट कुछ भी हो, बजट कुछ भी हो, लेकिन 90 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। ऐसे करके हम मिनिमम एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो वोटर अकाउंट क्या कहता है कि ऐसा करो यार, देखो हम बजट तो पास करा लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टोटल बजट का हम क्या करते हैं, एक मिनी बजट दिखा देते हैं, एक ना हल्का सा मतलब मिनिमम एक ग्लिम्स काइंड ऑफ दिखा देते हैं, एक मतलब इंटरिम बजट दिखा देते हैं, मिनी बजट दिखा देते हैं। उसको दिखाकर हम लोग क्या करते हैं, टोटल बजट हम लोग बोलेंगे सर हमारा जो बजट होगा ना वो ऐसा करूंगा 100 रुपए का होने वाला है, सॉरी हमारा बजट जो होने वाला है मान लो 135 मैक्सिमम था ना, हमारा बजट 150 रुपए का होने वाला है इस साल, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि सर 100 रुपए से ज्यादा ही होगा, अब 150 होगा या उसमें से कुछ कट वगैरह लग जाएंगे, बहुत सारे कट्स होते हैं, पॉलिसी कट, ये कट वो कट, बट तो अगेन वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट। तो क्या आपका कि 120 रुपए 130 रुपए कितना मर्जी होगा, लेकिन 100 से ज्यादा ही होगा ना। तो एक काम करते हैं, वो क्या बोलता है कि 100 रुपए तो रहने वाला मिनिमम, तो एक काम करो कुछ पैसा मैं पहले से दे दो ना, क्योंकि हमें देश को चलाना भी तो है, फिर आराम से बजट पास होता रहेगा, लेकिन हमें देश को चलाना है सर, उसके लिए क्या किया जाए, बजट थोड़ा सा दे दिया जाए हमको, पहले से दे दिया जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है, टोटल बजट जैसे आपको 150 रुपए मांगने वाले, इसका 1/6 अमाउंट, टोटल बजट डिवाइडेड बाय 6, इतना अमाउंट क्या होता है सर, ये वोटर अकाउंट के तौर पर दिस इज बीन गिवन, ये आपको दे दिया जाता है पहले से। और जो बाकी प्रीवियस अमाउंट जो होगा वो आपका बजट पास होने के बाद दे दिया जाएगा, उसको बोलते हैं इस जो अमाउंट आपको 1/6 अमाउंट जो आपको पहले से मिल रहा है, टोटल बजट डिवाइडेड बाय 6, ये सर आपको जो अमाउंट मिल रहा है सर इसे बोलते हैं वोटर अकाउंट। और सर ये चीज जो है ना, ये कहीं ना मतलब काफी ये इनएफिशिएंसी शो करती है। इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको 2 से 3 लेक्चर पहले आपको बताया था कि जो अभी जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है वो सर ये कोशिश कर रही है कि ना ये जो अप्रैल तक वाला मुद्दा पहुंचे ही ना, ये सर क्या हो जाए जनवरी से लेकर मार्च के बीच में भी क्या हो जाए, आपका बजट क्या हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, कि सर वोटर अकाउंट वगैरह के पैसे निकालने की जरूरत पड़े ही ना, आप प्रॉपर जैसे बजट पेश कराओ और सब यहाँ पर काम हो जाए। इसका एक रीजन ये भी है, देखो सरकार जब बजट मांगती है, फॉर एग्जांपल इस टाइम पर बीजेपी गवर्नमेंट इज इन पार्टी, जब सरकार बजट मांगती है सर, ऑपोजिशन पार्टी ने काफी उसका रिस्ट्रेन कर दिया कि ये क्यों लगाना है, ये क्यों करना है, वो क्या करना है, ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आपने पहले लीक कर दिया ना कि हम 150 रुपए का बजट यहाँ पर लेके आने वाले हैं पूरे देश के लिए, पूरे जो भी साल आने, जो कमिंग ईयर्स आने वाला है उसके लिए 150 रुपए का हम लोग क्या करने वाले, बजट पेश करने वाले हैं, ऐसा आपने बोल दिया। तो सर वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 150 रुपए तो पूरे ना ही मिले, आपको 140 रुपए दे देंगे, लेकिन सर आपको 145 रुपए दे देंगे, कुछ नहीं मिला तो सर आपका 149 रुपीज दे देंगे, लेकिन आपको 150 रुपए पूरे के पूरे नहीं देंगे। सर दिस इज अ वेरी वेरी बैड लॉस। इसलिए क्या किया जाए सर, डायरेक्टली आप लीक ही ना करो और डायरेक्टली बजट पेश करो कि सर इतना बजट है, शायद पैसे कुछ कम मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये क्या कि ये मिस हैपनिंग या फिर कह लो कि ये मिस जो कंडक्ट काइंड ऑफ स्टफ है, या फिर कह लो कि जो इनएफिशिएंट प्रोसीजर है ना सर, इसे क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो याद रखना, लंप सम मनी जो आपकी 1/6 मनी है सर, ये आपकी मिल जाती है थैंक्स टू द वोट ऑन अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 116 के अंदर आपका मेंशन किया गया है। बस दैट्स इट, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके अलावा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए जरूर। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो हम यूनियन जुडिशरी के रिगार्डिंग बात करेंगे, या मैं पूरा पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इससे पहले आपके लिए कुछ ना कुछ सेशंस और लेकर आ जाऊं, लाइक रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन वाले सीरीज वाले सेशन लेकर आता हूं। दैट इज आल्सो द केस, काफी लंबा टाइम हो गया तो वी कैन ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट दैट एज वेल। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह सर जय हिंद। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।